इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पार्ट रह गया था, दैट इज़ सॉलिड नॉन कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन भी करनी है और पोटेंशियल की कैलकुलेशन भी करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन मैं 1 में करूँगा और पोटेंशियल की कैलकुलेशन में के बारे में डिस्कस मैं 2 में करूँगा। तो अभी आप देखोगे ये इसमें हम क्या क्या आगे प्रोसीड किस तरह से करने वाले हैं। देखो, ये आ गया हमारा, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉलिड नॉन कंडक्टर। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अंदर भी है, देख रहे हो, हर जगह चार्ज अंदर भी है, पूरा फैला हुआ है चार्ज इसके अंदर। बिल्कुल, अगर कंडक्टर होता सॉलिड होने के बावजूद भी उसके सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज होता, लेकिन ऐसा केस यहाँ नहीं है। ठीक है, आओ देखें फिर हमने क्या किया। इनसाइड द स्फीयर हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं। इनसाइड द स्फीयर हम कैलकुलेट करेंगे, इनसाइड द स्फीयर हम कैलकुलेट करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। इनसाइड है तो इनसाइड बनाया ग्रीन कलर का मैंने। रेडियस कितना लिया उसका, स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि अंदर की बात हो रही है। सब चीज़ें आपको क्लियर है। इसमें एक छोटी सी बात का बड़ा खास ध्यान देना है, क्योंकि अब चार्ज पता लगाना है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। ये चार्ज कितना है, ये कितना चार्ज है, ये मुझे पता लगाना है कि ये टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है इसके अंदर। ये वाला टोटल चार्ज इसका कितना है, क्यू वो लिखा हुआ है, लेकिन अब ये अंदर कितना आया ये हमें पता लगाना है। अब इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है रो, है ना, रो। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा, रो इंटू जो इसका एरिया, ये वॉल्यूम है। ये वाला अंदर एक स्फीयर बना ना, ये अंदर एक स्फीयर बन गया, हाइपोथेटिकल स्फीयर। इस स्फीयर की के अंदर चार्ज कितना होगा, जितनी इसकी, ये क्या कह रहा है, कूलम पर मीटर क्यूब। तो जितने ये मीटर क्यूब है उतना चार्ज होगा। तो बस उधर से हमने कैलकुलेट कर लिया, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये आ गया हमारा क्या, ये देखो क्यू इन अपॉन, ये समझ आ गया आपको। फिर मैंने क्या किया है, मैंने रो की वैल्यू लिखी। रो की वैल्यू देखो क्या लिखी, रो क्या होता है, टोटल चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। ये होगी रो की वैल्यू। ये निकाल लिया रो, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अल्टीमेटली ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये रिज़ल्ट आता है। इसकी जगह तुम शॉर्टकट में के भी लिख सकते हो। तो KQR/r क्यूब इसका रिज़ल्ट आ गया, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टर, सॉलिड नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इतनी बात याद रखोगे, आगे जाके ग्राफ बनाना है, इसलिए ये बात याद रख लो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया। ठीक है, आगे चलते हैं। आउटसाइड द स्फीयर बहुत आसान होता है, कितना इजी है मैं बताता हूँ आपको। देखो, गॉसियन सरफेस कहाँ लिया, बाहर की तरफ लिया। ये अब आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर चार्ज कितना है, इतना। ये पूरा है, जो इधर थोड़ा चार्ज है जो इधर भी लोगे आप, जो है चार्ज वो पूरा का पूरा चार्ज आ गया। वो पूरा का पूरा चार्ज कितना है, क्यू है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उस रो वगैरह की, सीधा आंसर आ गया। बिल्कुल सब समझ आ रहा है आपको कैसे चल रहा है, सब सेम है, कुछ नहीं, सिर्फ चार्ज इनसाइड निकालना पड़ता है हर जगह, और ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया। अल्टीमेटली आगे हम बढ़े, देखो इसके आगे, ये देखो इसके आगे ये आ गया, इसके आगे ये आया। ये मैंने तीनों फार्मूले लिख दिए, पहले फार्मूले भी देख लेना ज़रा। क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, अभी निकाला। आउटसाइड, आउटसाइड भी निकाला। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर अब सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, आउटसाइड के लिए जो फार्मूला निकाला ना आपने, उसमें क्या डाल दो, R = R। तो R = R डाल दो तो आंसर आ गया। यह जो आउटसाइड के लिए निकाला उसके लिए वो आंसर आ गया, KQ/R²। फिर इसकी जो मैंने ग्राफ लिखा ये सब आ गया। ये मैंने इधर एक मिनट, हाँ ये तो ठीक लिखा है मैंने। यहाँ मैंने एक चीज़ गड़बड़ लिखी है, इसको कैपिटल क्यू लिखना,
क्योंकि हमने हर जगह कैपिटल क्यू लिया हुआ है। तो ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व, आपको अच्छे से पता है। ये आ गया इसका ये सारे फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए अगर न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं, और ये सारी डेरिवेशंस भी अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। ये ग्राफ भी आपको याद होने चाहिए। ग्राफ याद नहीं होने चाहिए, आई मीन टू से कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी ये गड़बड़ लिखी है, आर स्क्वायर आएगा, लेकिन ग्राफ सेम ही होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो या आर हो। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी। थैंक यू।